हेलो, नमस्कार सभी को। आज दर्शन शास्त्र प्रतिष्ठा विषय के पार्ट 3 के छठा पेपर, जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी, के दूसरे यूनिट के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो है व्यक्ति एवं समाज का संबंध, रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। इसके पहले यूनिट में हमने सोशल फिलॉसफी, इट्स नेचर एंड रिलेशन टू सोशियोलॉजी, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसके पहले हम इसको जानें, कुछ इसका परिचय हम देख लेते हैं। इसका परिचय के लिए मुख्य कुछ बिंदु है। अंतःक्रिया द्वारा व्यक्तियों के बीच जो आपस में संबंध पाए जाते हैं, उसी को समाज कहते हैं। तो चूँकि समाज की परिभाषा हमने पहले बता चुका था, तो यहाँ पर कुछ मुख्य बात को हम समझने की कोशिश करते हैं कि समाज है क्या। तो समाज कह रहा है कि व्यक्तियों से समाज का निर्माण होता है, और समाज में व्यक्ति रहते हैं, तो व्यक्ति एक दूसरे से कुछ संबंध बना के रखते हैं, उनके बीच कुछ अंतःक्रिया होती है, और उसी अंतःक्रिया के बीच जो संबंध बनते हैं और उस संबंध से जुड़े हुए व्यक्ति जब आपस में एक साथ सहयोग की भावना के साथ रहते हैं, तो उस संबंध को समाज कहते हैं। समाज में विद्यमान रीति रिवाज, मूल्य, प्रतिमान, प्रथा, परंपरा आदि को व्यक्ति समाजीकरण के माध्यम से ही सीखता है। अगर समाज में व्यक्ति नहीं रहे तो ये सब सीख पाना असंभव हो जाएगा। व्यक्ति एवं समाज एक दूसरे के पूरक हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि समाज के बिना व्यक्ति नहीं हो सकता है, और व्यक्ति के बिना समाज नहीं हो सकता है। दार्शनिक अरस्तु के अनुसार, उन्होंने, जिनको एरिस्टोटल कहते हैं, उनका कहना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैन इज ए सोशल एनिमल। मतलब मनुष्य एक समाज में ही रह सकता है, समाज में रहने वाले एक प्राणी है। मनुष्य समाज से ही संस्कृति को सीखता है। संस्कृति को सीखने के लिए मनुष्य को समाज की आवश्यकता पड़ती है। समाज से अलग व्यक्ति का अस्तित्व संभव नहीं है। अगर हम किसी व्यक्ति को समाज से अलग कर दें तो उसका अस्तित्व मानव के रूप में संभव नहीं है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार, इनके अनुसार क्या है, ये कहते हैं कि मानव प्रकृति का निर्माण केवल समाज में ही संभव है। इनका भी वही सोच है, ये भी वही सेम बात कह रहे हैं कि अगर समाज में मानव रहता है तो उस मानवीय प्रकृति का निर्माण हो सकता है। अगर वो समाज में नहीं रहे तो ऐसा संभव नहीं है। व्यक्ति और समाज के बीच एक तरफा संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति से समाज बनता है सिर्फ, और समाज से व्यक्ति का कोई मतलब नहीं, या फिर ये नहीं है कि समाज से व्यक्ति को मतलब है और बिना मतलब के एक दूसरे के अकेले भी रह सकता है। ऐसा नहीं है। एक तरफ से संबंध नहीं, दो तरफा संबंध है ये। कूले के अनुसार, कूले ने क्या कहा है कि व्यक्ति एवं समाज दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्के के दोनों पहलू, दोनों पार के जो उसके सतह है, उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से व्यक्ति एवं समाज दोनों एक सिक्के के दो पहलू के रूप में हैं, जो आपस में जुड़े ही रहते हैं। उनको कितना भी बांटने की कोशिश करेंगे, वो दो पहलू हमेशा रहेंगे। व्यक्ति के बिना समाज एवं समाज के बिना व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसा हम सोच भी नहीं सकते हैं। व्यक्ति और समाज के संबंधों को स्पष्ट करने के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के विचार आते रहे हैं। विद्वानों ने इस पर गहन चिंतन कर करके कई विचार इस पर दिए हैं, जिनका अध्ययन प्रमुख रूप से दो भागों में बांटकर किया जा सकता है। तो चूँकि व्यक्ति और समाज एक दूसरे के साथ कैसे जुड़कर रहता है, इसके बारे में, या कैसे समाज बना, इसको विचार करने के बाद हम देखते हैं कि इसके लिए मुख्य रूप से दो सिद्धांत अध्ययन करना आवश्यक है। पहला है सामाजिक समझौता या संविदा का सिद्धांत,
सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। दूसरा है समाज का अवयवी सिद्धांत, ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी। पहला, सामाजिक समझौता या संविदा का सिद्धांत क्या कहता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का थ्योरी क्या कह रहा है, देखिए इसका ये जो अध्ययन किया है इसका क्या विचार है, किस बेस पर ये बना है, वो हम देखते हैं। प्रारंभ में प्राकृतिक अवस्था में रहने के कारण व्यक्ति पर कोई दबाव तथा नियंत्रण नहीं था। ऐसा मानते हैं हम कि व्यक्ति जो है वो जंगलों में रहता था, अकेले रहता था, धीरे धीरे साथ में रहने का प्रयास किया। तो जब वो इस तरह से प्राकृतिक अवस्था में जंगलों में रहता था तो कोई किसी पर नियंत्रण नहीं करता था और उस पर कोई दबाव नहीं था, अपने अपने हिसाब से अपने मन से जीता था सब। जनसंख्या बढ़ने पर, जब जनसंख्या उनमें बढ़ने लगी तो कुछ लोग ग्रुप बना के रहने लगे, तो उसके बीच में कुछ नेगेटिव सोच आया। जनसंख्या बढ़ने पर ईर्ष्या, तनाव, विवाद तथा संघर्ष आदि बढ़ने लगे। इससे बचने एवं अपनी सुरक्षा और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति ने सोच समझकर समाज बनाया। तो समाज कैसे बना, एक सोची समझी रणनीति के तहत इसको बनाया गया। समाज के पूर्व भी व्यक्ति का अस्तित्व था। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि समाज से पहले भी व्यक्ति था, वो अकेला था, तन्हा था और वो प्राकृतिक अवस्था में रहता था, लेकिन कुछ परेशानियों के कारण और कुछ मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति के कारण उन्होंने सोच समझकर समाज का निर्माण किया। व्यक्तियों के द्वारा समाज जैसे संगठन का निर्माण जानबूझकर किया गया है। चूँकि इसका निर्माता स्वयं मनुष्य है, अतः समाज निर्माण के पीछे मुख्य उद्देश्य मानव हितों की रक्षा करना है। मानवीय हित जो हैं, एक दूसरे की भला करना, एक दूसरे का मदद करना, ये जो है अपनी अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना, इन हितों को साधने के लिए ही समाज का निर्माण हुआ है। इस दृष्टिकोण से समाज की तुलना में व्यक्ति को महत्व दिया जाता है, क्योंकि व्यक्ति के लिए ही ये समाज का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर समाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया व्यक्ति। व्यक्ति ही किसी समाज का एक निर्माता होता है। इसका ये तात्पर्य हुआ कि व्यक्ति ही एक समाज का निर्माता होता है। सामाजिक निर्णय एवं व्यक्तिगत निर्णय के बीच भेद हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति का निर्णय अलग अलग होने की संभावना बनी रहती है। तो इसलिए सामाजिक निर्णय जो होगा कुछ लोगों के द्वारा मिलकर के वो कुछ लोगों से भिन्न भी हो सकता है। सामाजिक निर्णय के विरुद्ध व्यक्ति को निर्णय लेने का अधिकार है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ व्यक्ति ही समाज का निर्माता है और व्यक्ति का स्थान प्रमुख है, समाज का स्थान गौण है। इसलिए समाज के विरुद्ध भी व्यक्ति निर्णय ले सकता है। इसकी समीक्षा अथवा आलोचना क्या किया गया है कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि बिना समाज का कोई मानव अस्तित्व था। ये प्रमाण लिखित में या कोई दिखने लायक ऐसा प्रमाण नहीं मिला है। इसके अनुसार व्यक्ति एवं समाज भिन्न है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या लगता है कि व्यक्ति और समाज दो अलग अलग चीज़ हैं, लेकिन इन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध है और ये किसी खास संबंध से जुड़े हुए हैं, लेकिन दो अलग अलग एंटिटी है। इसके अनुसार व्यक्ति प्रमुख एवं समाज गौण है। व्यक्ति ही मुख्य है, समाज गौण है, उसका अस्तित्व कम है, उसका वैल्यू कम है, लेकिन वास्तव में दोनों एक दूसरे के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण दोनों है, एक दूसरे के उद्देश्यों की पूर्ति होता है, ये इसका लग रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि समाज का कोई मूर्त रूप नहीं है। जॉन लॉक के अनुसार क्या है, इसके समर्थक हैं। जॉन लॉक ने क्या कहा है इसके बारे में, व्यक्ति जन्म से और स्वभाव से स्वतंत्र, स्वच्छंद और समान होता है। उसकी इच्छा के बिना कोई राजनीतिक सत्ता उसे दबा नहीं सकती। वह दूसरे के साथ मिलकर सहयोग कर समुदाय या समाज बनाने का स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है। इसी सिद्धांत को मानने के कारण लॉक ने भी इस तरह की बात कहा और व्यक्ति को प्रमुख बताया। इस दृष्टिकोण के अन्य समर्थक और विचारक कौन कौन हैं? टी हॉब्स हैं, जे रूसो हैं आदि। दूसरा सिद्धांत है समाज का अवयवी सिद्धांत या सावयवी सिद्धांत। इसका क्या मुख्य बिंदु है
ये मुख्यतः भारतीय दर्शन के अनुसार है और भारतीय दर्शन के अनुसार समाज एक जैविक सृष्टि है, जीवों की सृष्टि है। समाज शरीर के जैसा है तथा शरीर के विभिन्न अंग जैसे हाथ, पैर, कान, नाक आदि व्यक्ति हैं। इसको शरीर से तुलना करके इसको समझाने की कोशिश किया गया है कि व्यक्ति उस तरह के अंग के रूप में है जिस तरह शरीर के कुछ अंग हैं, हाथ, पैर, नाक, कान आदि, और इस सभी अंगों को मिलाकर हम एक मानव शरीर कहते हैं। उसी तरह से सभी व्यक्तियों को मिलाकर सामूहिक रूप से हम जो एक रूप बनता है उसको हम समाज कहते हैं। तो शरीर से अलग हाथ पैर और बिना हाथ पैर या अंग के शरीर ये संभव है क्या? नहीं है। तो इस तरह से तुलना जो है यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। दूसरा तरह इसका कैसे किया गया है, इसको शरीर के अंदर कोशिकाओं से किया गया। देखते हैं, जिस तरह शरीर से पृथक इन अंगों का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी तरह व्यक्ति का भी समाज से पृथक कोई अस्तित्व नहीं है। अगर व्यक्ति अलग हो जाए समाज से तो वो उस समाज का भागी नहीं रहता है, उसका अस्तित्व उस समाज के लिए नहीं रहता है। उसी तरह से जैसे अगर हाथ कट करके अलग हो जाए तो वो हाथ नहीं रहता है शरीर के लिए और वो बेकार हो जाता है, उसका क्षय हो जाता है। जैसे शरीर के अंगों में अंतर्निर्भरता पाई जाती है, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति भी अपनी योग्यता के अनुसार कर्म करके एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। हमारे शरीर में अंग जो है, हाथ है, पैर है, आँख है, नाक है, कान है, जितने भी विभिन्न प्रकार के अंग हैं वो लगते तो अलग अलग हैं, लेकिन सामूहिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर होकर के कार्य करते हैं और एक दूसरे के सहयोग से कार्य करते हैं। वो समन्वय बना के चलते हैं और तब वो पूरा शरीर जो ब्रेन कहता है उसके आदेश को पालन करते हुए पूरे शरीर के लिए वो कार्य करता है। उसी तरह से कहा गया है कि एक समाज में जितने भी व्यक्ति हैं सभी व्यक्ति अपने अपने भागीदारी सुनिश्चित करता है और एक दूसरे के सहयोग और एक दूसरे पर निर्भर होकर के कार्य करता है। ऐसा अगर करता है तभी वो समाज स्वस्थ समाज कहलाता है। अगर ऐसा नहीं करता तो स्वस्थ समाज नहीं हो सकता। जैसे मानव स्वस्थ नहीं हो सकता अगर उसका कोई अंग नहीं कार्य कर रहा है तो। अतः समाज से पृथक व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। समाज प्रधान है और व्यक्ति उस पर निर्भर रहता है। ये फिर क्या कह रहा है, इस तरह से समाज ही मुख्य रूप से प्रमुख स्थान रखता है और व्यक्ति उस पर निर्भर करता है। यानी व्यक्ति सिर्फ कानून का पालन करने वाला बन जाता है। उस समाज के जो नियम हैं उस नियम पर चलने वाले व्यक्ति होते हैं सिर्फ। अवयवी सिद्धांत पर प्रारंभिक विचार किया रहा था कि समाज की तुलना शारीरिक अवयव से की गई है। जिस प्रकार शरीर और उसके विभिन्न अंग मिलकर कार्य करते हैं उसी प्रकार समाज की संरचना भी अवयवी है। समाज में उसी प्रकार की व्यवस्था है। यह पूरा शरीर अवयवों की समन्वित इकाई है। व्यक्ति उसके अंग मात्र हैं जो मिलकर समाज का निर्माण करते हैं। वही बात है। इस सिद्धांत की व्याख्या जो है ब्रिटिश समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने बहुत ढंग से की गई है, उनके द्वारा की गई है। उनका जो ये व्याख्या है पहला क्या है, संरचना पर आधारित है। इसको संरचना के आधार पर उन्होंने कैसे कहा, समाज के अवयवीय सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या इन्होंने की है। सबसे पहले यह प्रमाणित किया कि जिस प्रकार शरीर के अंग अलग अलग कार्य करते हैं उसी तरह विभिन्न व्यक्ति अलग अलग ढंग से कार्य करते हैं। हृदय, यकृत, गुर्दा एवं जिगर ये सब अन्य अंगों की तुलना में शरीर के महत्वपूर्ण है। शरीर में सारे अंग महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, कुछ विशेष महत्वपूर्ण होते हैं जिसके बिना शरीर कार्य नहीं कर सकता है, और कुछ ऐसे अंग होते हैं जिसके बिना भी शरीर कार्य कर सकता है। तो जो महत्वपूर्ण अंग हैं, महत्वपूर्ण इस अर्थ में कि इन अंगों के क्षय होने पर शरीर का भी क्षय हो जाता है, जबकि हाथ या पैर कट जाने पर भी शरीर जिंदा रहता है। ये इसकी उपयोगिता को बताता है कि अगर शरीर में ब्रेन ही नहीं रहे, शरीर में हार्ट ही नहीं रहे, शरीर में लीवर ही नहीं रहे
तो फिर वो शरीर काम नहीं कर सकता है। उसी तरह से कुछ व्यक्ति समाज में महत्वपूर्ण होते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं, लेकिन उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के कारण और उनके स्थान पर नए व्यक्ति के आने के कारण समाज का स्वरूप स्थिर रहता है। जबकि उसी ये कहा जा रहा है कि उसी तरह से समाज में कुछ व्यक्ति मिलकर समाज के अंग के रूप में जिंदा रहते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे कि शरीर के विभिन्न अंग। इसकी दूसरी व्याख्या की गई है विकास क्रम पर आधारित, जो है अन्य जीवों की तरह समाज का भी जन्म होता है। इनका देखिए कैसे कह रहा है कि समाज एक अस्थायी रूप नहीं है, और अस्थायी रूप वास्तव में दिखता तो है लेकिन वास्तव में अस्थायी रूप है नहीं, वो परिवर्तनशील होता है। तो कैसे होता है, इसको किस तरह समझाया गया ये देखते हैं। कहा गया है कि जिस तरह जीवों का जन्म होता है, वो प्रौढ़ होता है, उसका अंत होता है, तो उसी तरह से कहा गया है कि समाज का भी अंत होता है। जन्म होता है, विकास होता है, अंत होता है। पहला उदाहरण है कि पुराने समाज का अंत और उसके बाद नए आधुनिक समाज का जन्म हुआ और अब विकास भी हो रहा है। समाजों में, हमारी संस्कृतियों में परिवर्तन हुआ है। ये हमारे इतिहास से हम पता चलता है हमको कि समाज का वही रूप अभी नहीं है जो पहले हुआ करता था। दूसरा उदाहरण, शरीर के निर्माण में कोशिकाओं और ग्रंथियों का महत्व है। कालक्रम में कोशिकाओं और ग्रंथियों का क्षय होता है, उनकी जगह नई कोशिकाएं और ग्रंथियां निर्मित होती है। शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है और लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर ये बना हुआ शरीर जो है वो उन्हीं कोशिकाओं से हमेशा बना हुआ नहीं रहता है। कोशिका भी पुरानी होती है और वो सेल डिवीजन करके 1 से 2 कोशिका बनता है, और या फिर पुराने ख़त्म हो जाते हैं और नए युवा कोशिका फिर आकर के शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर को मजबूती प्रदान करते हैं और शरीर बनाए रखने में कामयाब होते हैं। तो ये जो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये हमारे अंदर में होते रहता है, लेकिन सामूहिक रूप से इसका असर नहीं दिखता है। जैसे कि हम देखते हैं कि कहीं जख्म हो गया, जख्म होने पर वहाँ का जो गड्ढापन हुआ है उस पर कहाँ से आ जाता है, उस पर मांस जो आ जाता है वो कहाँ से आता है, तो सेल डिवीजन के द्वारा वो ऑटोमेटिक उसको रिप्लेस कर दिया जाता है और स्वस्थ कोशिका वहाँ पर आ जाती है। इस तरह से शरीर का ऊपरी रूप जो है, बाह्य रूप, वो स्थिर लगता है, लेकिन अंदर में वो कोशिका हमेशा नई नई आती रहती है। कोशिकाओं का भी कुछ उम्र है, 15-20 दिन, कुछ घंटे, अलग अलग कोशिकाओं का अलग अलग उसका आयु है, लेकिन वो अपना कार्य करके अपने स्थान पर नए कोशिकाओं को जन्म देकर वो मुक्त हो जाती है। तो ऐसे ही समाज भी जो है, समाज में कोई व्यक्ति हमेशा नहीं रहता है। व्यक्ति का जन्म होता है, बड़े होते हैं वो, फिर मर जाता है, लेकिन उसके जगह पर नए बच्चे भी आते हैं और ये क्रम सतत रूप से चलता रहता है। समाज की कोशिका है व्यक्ति, समाज के अंग एवं व्यवस्थाएं हैं समितियां एवं संस्थाएं। समाज की कोशिका यानी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो साथ साथ नई कोशिकाओं यानी व्यक्तियों का जन्म होता रहता है। अब ये भी सिद्धांत के निष्कर्ष क्या है कि व्यक्ति समाज का एक अंग मात्र है। समाज के बाहर व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। उसे समाज के नियमों, मूल्यों एवं आदर्शों के अनुकूल ही चलना है। इस तर्क का निचोड़ यह है कि समाज सर्वोपरि है। समीक्षा, शरीर एवं उसके अंग मूर्त हैं जबकि समाज अमूर्त है, अतः यह तुलना तार्किक नहीं है। शरीर के अंग आपस में जुड़े रहते हैं, जिन्हें अलग करने पर उनका अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो जाता है, जबकि व्यक्ति को समाज से अलग करके भी समाज के एक इकाई के रूप में देखा जा सकता है। शरीर के जन्म एवं मृत्यु की तरह समाज का कोई प्रमाण नहीं है। इस तरह से इस समीक्षा और आलोचना करके बताया गया है कि इसमें जो कमी है वो यह है कि शरीर से जो उदाहरण दिया गया, समानता का तुलना किया गया उससे, शरीर से, तो वो शरीर तो मूर्त रूप है, दिखता है, समाज का रूप दिखता नहीं है।
दोनों समझौते में सिद्धांत में अंतर क्या है? दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत व्यक्ति को अधिक महत्व देता है, जबकि स्वायत्त सिद्धांत समाज को। सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रारंभ व्यक्ति से हुआ, चूँकि व्यक्ति पहले था, फिर समाज बना, जबकि स्वायत्त सिद्धांत समाज से शुरू होता है। मतलब ये इसमें पता ही नहीं चलता है कि समाज कब बना और कैसे बना। व्यक्तियों से ही समाज बना, लेकिन क्या दोनों एक साथ ही आया, ये स्पष्ट नहीं हो पाता है। लेकिन लगता है समाज के साथ व्यक्ति एक साथ ही दोनों आया है। अब इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या प्रभाव है, ये देख लेते हैं। व्यक्ति पर समाज का क्या प्रभाव है? समाज रहने से और व्यक्ति पर समाज का प्रभाव और समाज पर व्यक्ति का प्रभाव, इसके प्रभाव को दो तरह से देख सकते हैं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार 3 आधार हैं। उन्होंने 3 आधार के रूप में इसको बताया कि व्यक्ति के आत्म सेल्फ का विकास समाज में ही होता है। अगर समाज में व्यक्ति रहता है तो उसका आत्म विकास होता है। व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारण सामाजिक विरासत के आधार पर होता है। व्यक्ति का जो व्यवहार है उसका निर्धारण समाज में जिस तरह से चल रहा है, संस्कृति सभ्यता उसकी जैसी है, वैसा ही चाल चलन व्यवहार व्यक्ति के व्यवहार में आता है। तो समाज के व्यवहार पर व्यक्ति का व्यवहार निर्भर करता है। समाज से पृथक रहने वाले बच्चों में मानवचित गुण नहीं पाए जाते हैं। मानव का जो चित्रित गुण है, मानव में जो हम गुण उपयोगी गुण समझते हैं कि होना चाहिए, अगर व्यक्ति समाज से बाहर है तो उसमें वो गुण नहीं आ पाता है। अतः समाज के बिना बच्चा या मनुष्य पशु के समान है। वो समाज में नहीं है तो जानवर हो जाता है। और समाज पर मनुष्य का क्या प्रभाव है? व्यक्ति अपनी आवश्यकता के कारण एक दूसरे से संपर्क एवं अंतःक्रिया करता है, जिससे संबंध बनता है और समाज कहलाता है। तो व्यक्ति से समाज बनता है। व्यक्ति अपनी संस्कृति का स्वयं निर्माता है। व्यक्ति जो है, संस्कृति का निर्माण किसने किया? तो किसी व्यक्ति ही ने किया होगा। उन्होंने नियम बनाया और व्यक्तियों के द्वारा समाज पर संस्कृति का आरोपण किया गया। अपने चिंतन, अनुभव, प्रयत्नों के द्वारा अपने संस्कृति का विकास करता है। व्यक्ति ही वो है ज्ञानी पुरुष है जो चिंतन मनन के द्वारा और अपने प्रयत्नों से संस्कृति का निर्माण करता है। संस्कृति के अंतर्गत जो ज्ञान है, लोकाचार है, परंपरा है, प्रथा है, मूल्य है, धर्म है और जितने भी भौतिक वस्तुएं हैं वो संस्कृति के अंदर आती हैं। संस्कृति पर आधारित होने के कारण समाज का स्वरूप भी परिवर्तनशील होता है। क्योंकि संस्कृति बदलती है जगह जगह, स्थान समय के आधार पर संस्कृतियों में परिवर्तन होता है। इस कारण से समाज का भी स्वरूप परिवर्तनशील होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। समाज एवं व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर एवं एक दूसरे के लिए अत्यंत आवश्यक है। दोनों एक दूसरे के लिए आवश्यक है, इंटरडिपेंडेंट भी है। मुख्य बिंदु इससे क्या समझ में आ रहा है कि सभ्यता के विकास में व्यक्ति, समुदाय और समाज की संस्थाएं 3 मुख्य पात्र हैं। व्यक्ति स्वतंत्रता की ओर जोरदार मांग करता है तो संस्थाएं क्या करती है कि आज्ञाकारिता की मांग करती है कि संस्थाओं के जो नियम है उस नियम पर व्यक्ति अगर चले तो समाज स्वस्थ रहेगा। दोनों की मांग अलग अलग है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग और संस्थाओं की आज्ञाकारिता की मांग। बेहतर समाज के निर्माण के लिए दोनों की अधिक पूरक भूमिका वाली अवधारणाओं को स्थान दिया जाना चाहिए, यानी उनके बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। दोनों, चूँकि हम समझ गए कि व्यक्ति और समाज दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है, दोनों एक दूसरे पर आधारित होते हैं, इस तरह से हमको उनके बीच में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। हमारा परिचय है रासबिहारी शर्मा, सहायक प्राध्यापक दर्शन शास्त्र विभाग, MB कॉलेज बक्सर, VKSU आरा। धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।